नमस्कार, मैं रोहित झा। कैमरे के फ्रेम में जो तमाम व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेंगे, कई लोग यहाँ पर आपको सफ़ेद कमीज़, उसके ऊपर काले कोट पहने हुए दिखाई देंगे। तो इसी तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हम देश की न्याय व्यवस्था की देहरी पर खड़े हैं। वही देहरी जहाँ इस देश की जनता को उम्मीद होती है कि उसे न्याय मिलेगा। न सिर्फ इस देश की जनता को, बल्कि ये उम्मीद इस देश के राष्ट्रपिता को भी थी। महात्मा गांधी का जिक्र उठता है, और जब महात्मा गांधी का जिक्र उठता है तो जिक्र उठेगा चंपारण का भी, जिक्र उठेगा नील की खेती करने वाले किसानों का। वो इतिहास में आपको ज़रा लिए चलेंगे। 1917 का वो साल था, 15 अप्रैल था, जब महात्मा गांधी मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उनके साथ थे राजकुमार शुक्ल, किसानों के नेता कहे जाते थे, जिनके निवेदन पर, आग्रह पर गांधी मोतिहारी तक आए थे। किस लिए आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि जो नील की खेती करने वाले किसान थे वो त्रस्त थे, अंग्रेज़ों से त्रस्त थे। उनकी पूरी खेती, फसल जो है सिर्फ नील की खेती के इर्द गिर्द घूमा करती थी। तो जब वो किसानों की समस्याएं सुनने के लिए मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतरे, उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के लगभग हज़ारों कार्यकर्ता थे। उनका स्वागत करने के लिए कई किसान, जो स्थानीय किसान थे, वो भी मौजूद थे। और जब महात्मा गांधी मोतिहारी उतरते हैं, उसके बाद वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं, न्याय की उम्मीद लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, और ये बोल करके लगाते हैं कि मैं किसानों का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तो वो तमाम किस्से हैं, पर चूंकि अभी बिहार चुनाव का वक्त है, इसलिए हम बिहार चुनाव पे भी बात करेंगे। ज़रा इतिहास में भी लौटेंगे और वर्तमान में भी लौटेंगे। क्या बदला गांधी जब चंपारण इस धरती पे आए थे, और इस वक्त मौजूदा हालात पे जब नीतीश कुमार की सरकार है दशकों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 1993 से प्रैक्टिस 93 से कर रहे हैं। हाँ। क्या चुनाव में माहौल लग रहा है अजय जी इस बार बिहार में? बिहार में चुनाव माहौल, खासकर मोतिहारी में इस बार बहुत गड़बड़ है, इसलिए कि अभी तक लगातार भाजपा का ही सर्वस्व रहा है, भाजपा जीतती आई है। लेकिन वर्तमान में हम लोग असंतुष्ट हैं इस कार्य से। भाजपा से असंतुष्ट है, क्या कारण है उसके पीछे? यहाँ के मंत्री से, इसलिए कि जो प्रॉपर विकास होना चाहिए। नाम लीजिए मंत्री का ज़रा। यहाँ प्रमोद कुमार हैं। प्रमोद कुमार, हाँ। जो विकास होना चाहिए कहीं विकास नहीं हुआ। न हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था सही है, मेन रोड में सड़क की व्यवस्था सही है, लेकिन जितने भी गली खुची है सब बेकार है। न नाला सही है। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कई बार उनसे कहा गया कि भाई कुछ हम लोग का देखिए, हमारी समस्या, हमको बैठने का दिक्कत है। सब लोग यहाँ अगल बगल खड़े रहते हैं। यहाँ दिखाइएगा, बगल में पीछे झोपड़ी बना हुआ है। हाँ, मैं देख रहा था यहाँ पे। थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करके दिखाए, कैमरा पर्सन, झोपड़ी बने हुए हैं। पीछे झोपड़ी। क्यों व्यवस्था, वकीलों के बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं है सही से? पीछे झोपड़ी बना हुआ है, झोपड़ी में हम लोग बैठ के अपना प्रैक्टिस करते हैं। बरसात आता है, बरसात में हमारे भाइयों को बैठने का दिक्कत होता है। हमारे पास उतना ज़मीन नहीं है, उतना फंड नहीं है कि हम लोग जगह बना पाएँ। अभी निरीक्षित महोदय के द्वारा हम लोग को पीछे ज़मीन दिया गया है, उसमें औरतों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, रूम बनाया गया है। लेकिन फिर भी हमारे लिए जगह बहुत कम है, पुस्तकालय भी नहीं है। यहाँ कोई अलग फंड नहीं आ रहा है जिस फंड से कोई अगला काम हो। ये समस्या 1919 में शुरू में यह कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट चलता था, जो वर्तमान में नगर भवन है मीना बेरा पुल के पास, वहाँ। बाद में आया कलेक्ट्रेट में चला, उसके बाद हम लोग अलग कैंपस हुआ है। तो उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन अब हम लोग है तो पुरानी कहानी हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले आधारभूत है यहाँ जगह। कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, कूल माइंड चाहिए, यह यहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। अजय जी, कुछ बदलाव हुआ क्या? चंपारण में एक वक्त गांधी जी भी आए थे,
किसानों के लिए न्याय मांगने के लिए, गुहार लगाने के लिए अंग्रेज़ों से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था उन्होंने। अभी अगर आप मौजूदा वक्त में देखते हैं 2025 में, सरकार बदली, चीज़ें बदली, हालात बदले, कुछ बदला क्या उसके बाद, तस्वीर बदली क्या? बदलाव हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जिस तरह से किसान के आंदोलन के लिए शुरू में आए थे, आज तक हमारे चंपारण में प्रॉपर नहर की व्यवस्था नहीं है कि खेती किसान कर पाए। जब नहर नहीं है, पानी नहीं रहेगा। इसी साल पानी नहीं हुआ है, अभी पानी आया तब चारों तरफ बाढ़ का दृश्य हो गया है, लोग परेशान हैं। और हमारे यहाँ का मूल खेती में बाढ़ की समस्या तो हर साल की है ना जय जी, यहाँ पर लगभग हर दूसरे साल जो यहाँ पर बाढ़ की समस्या होती है और हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं उससे। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। समस्या बाढ़ की होती है, इसके लिए जो चाहिए वो हो नहीं रहा है। दोनों तरफ बांध बनाना चाहिए, बांध का जो बांध बना हुआ है उसका प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। प्रॉपर यदि रिपेयरिंग होता तब जो है कुछ काम हो पाता, लेकिन रिपेयरिंग हो नहीं रहा है, जिसके चलते कि यह बाढ़ विकराल रूप लिए जा रहा है। मेन समस्या यहाँ नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, नेपाल और चीन दोनों जगह से। तो हमारे यहाँ नेपाल से जो पानी आता है उससे बाढ़ अधिक आता है। चीन से जो पानी आता है वो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार की तरफ जाता है, उससे हम लोग इफेक्टेड नहीं हैं। लेकिन किसानों का केस भी आपके पास आया था जहाँ पे फसल बर्बाद हुई और वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हों, ऐसे केस भी आपके साथ? आता है, वो सब केस आता है, लेकिन मेन वो सब केस जाता है गवर्नमेंट से लोग मांगता है, जो सरकार से मांग कर रहे हो। अजय जी, चंपारण के इतिहास के बारे में भी ज़रा बात करते हैं, चूँकि आप 93 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़रा चंपारण का इतिहास बताइए कि गांधी जिस वक्त आए थे, दरवाज़ा खटखटाया था उन्होंने अदालत का, क्या स्थिति थी उस वक्त? देखिए ये तो काफ़ी पुरानी बात है, हमारे समय की पहले की बात है। सुने हैं कि उस समय यहाँ काफ़ी दिक्कत था, लोग काफ़ी सहमे हुए थे अंग्रेज़ों के भय से, और उनके आने से ही थोड़ा थोड़ा लोगों में साहस बढ़ा और बढ़ने बाद लोग स्वावलंबी हुए। क्योंकि आरंभ में तो यहाँ नील की खेती होती थी, दूसरा कोई स्थान नहीं। चंपारण में चंपा का यहाँ वन था। अच्छा। चंपा एक पौधा था, उसी का वन था, इसीलिए यह नाम चंपारण पड़ा। और चूँकि काफ़ी यहाँ जंगल था, इसलिए अंग्रेज़ों को नील का खेती करने का भी यहाँ काफ़ी अवसर मिला, जिसके चलते कि यहाँ के लोग को अंग्रेज़ लोग गुलाम बनाते चले गए, लोग गुलाम हुआ। धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई में अपना सफलता प्राप्त तो हुआ। गांधी जब यहाँ आए और न्याय की मांग की उन्होंने, बात सुनी गई थी उनकी? सुनी गई होगी, सुनी गई होगी, इतना कफन नहीं बताएंगे, लेकिन सुनी गई थी। तभी तो फिर अगला स्टेप उठा, हम लोग स्वतंत्र भी पहला हुए। सफल स्वराज था। ये इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह। कन्हैया कुमार सिंह, क्या नाम है? कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1994 से। 94 से कर रहे हैं। बिहार चुनाव का क्या माहौल है इस बार? बिहार चुनाव का माहौल ये है कि सबसे निंदनीय बात ये है कि हमारे यहाँ पहले विकास वगैरह की चर्चा होते 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 लास्ट में जाति पर चली जाती है, जो कि सबसे कोर है इस समाज के लिए। वोट होना चाहिए काम पर, विकास पर, वोट इस पर होना चाहिए, न कि जातिवादी पर वोट होना चाहिए। और आपने बहुत खूबसूरत सवाल उठाया था गांधी जी के बारे में। मेरा ये मानना है कि नाउ डेज गांधी जी के नाम को जितना जितना मिसयूज किया गया उनके नाम का, उतना मिसयूज किसी का नहीं। जितना संविधान के नाम का मिसयूज किया गया, उतना मिसयूज किसी का नहीं। जैसे राहुल गांधी अपने सभा में इतनी बड़ी पुस्तकें लेकर और घुमा करते थे, लोगों को दिखाया करते थे लोकसभा चुनाव के समय कि ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के साथ जाति हो रही है। और उनसे ये पूछा किसी ने, ज़रा बता दीजिए कि कितना भाग, कितना अनुसूची, कितनी धाराएं हैं इसमें। चुप हो गए। क्या मजाक बना कर रखे हैं ये लोग, सब कुछ छोड़ दीजिए। मेरा ये सवाल है आज के लोगों से, क्या राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं कि महात्मा गांधी के वंशज हैं? उन्होंने अपना सरनेम गांधी क्यों रखा, नेहरू क्यों नहीं रखा?
केवल माइलेज लेने के लिए कि गांधी के नाम को हम इनहेरिट करते हैं, जबकि उनको नेहरू के नाम के इनहेरिट करना चाहिए। नेहरू के वंशज हैं वो। तो देखा जाए, मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी फेंक दीजिएगा स्टेज पर चढ़कर, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो लपेटना जानती है कि किस तरह लपेटा जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि वोट कन्हैया जी, कौन सा नेता अच्छा लगते हैं आपको अभी वर्तमान? कौन से नेता अच्छे लगते हैं आपको वर्तमान स्थिति में, राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए? राष्ट्रीय स्तर पर अगर सबसे बढ़िया नेता मेरे समझ से है तो नरेंद्र मोदी है। उससे बढ़िया नेता इस दुनिया में नहीं, भारत की बात छोड़ दीजिए, इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जो वर्ल्ड रैंकिंग है आज की तारीख में, वो सबसे 74% आगे बढ़ रहे हैं। उतना डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं है, उतना किसी का नहीं है, नेतन्याहू का नहीं है, पुतिन का नहीं है। आखिर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो उस आदमी में है। उसने विकास किया, उसके माध्यम से विकास हुआ बिहार में, और इस विकास का लाभ सबको मिल रहा है। क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ कन्हैया जी? लॉ एंड ऑर्डर, पहले के शासन में चले जाइए 2005 के पहले, 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, उनका अपहरण होता था, फिरौती मांगी जाती थी, बच्चों का अपहरण होता था, ट्रेड होता था, उसमें डील होते थे। आज स्वच्छंद रूप से लड़कियां और महिलाएं घूमती है, 10 बजे रात तक मार्केटिंग करती है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। इसलिए दोनों में ये ग्रेट डिफरेंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक पार्टी को ही वोट देना चाहिए, जिसको जहाँ मन करे वहाँ वोट दे, किसी पर कोई दबाव नहीं है। महिलाएं बेधड़क कभी भी निकल सकती है। बिल्कुल। और जहाँ तक हमारी महिला वकील से ही पूछते हैं ना, महिला वकील से ही पूछते हैं। पहले एक लाइन का जी बताइए। ये जो बताए हैं आप न्यायालय के बारे में, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट, उसके पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लॉयर्स होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाएगा तो पहले सिविल कोर्ट की स्थापना होती है, फिर देखा जाता है कि लॉयर्स को बैठाने के लिए कौन सा जगह दिया जाए, तो सुदूर जगह दूसरे जगह फेंक दिया जाता है। ये मोतिहारी में भी हुआ है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही है कि आप विकास पर वोट दीजिए, आप जात पर वोट मत दीजिए। थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका? यास्मीन आ रहा है यास्मीन जी, जी। कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? सितंबर से कर रहे हैं सितंबर से। जी। LLB कहाँ से किया आपने? सिलीगुड़ी से किया सिलीगुड़ी से किया। जी। हमेशा से वकील ही बनना था आपको? नहीं, पापा का दीवान था। आपके पिताजी की इच्छा थी, आपकी इच्छा नहीं है? ये कन्हैया जी बता रहे हैं कि लड़कियां अभी बिहार में ऐसा माहौल हो गया है कि लड़कियां कहीं भी बेधड़क आ जा सकती, बिना डर के, किसी रात के किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी पहर जो आ जा सकती है। ऐसा माहौल है क्या सही में? ज़मीनी स्तर पे है क्या? डर नहीं लगता है? ना, डर तो नहीं लगता नहीं लगता बिल्कुल भी। किसी भी पहर, रात के, दिन के किसी भी पहर आ जा सकते हैं। ना। अभी तो मैं रात में उतना आई गई नहीं हूँ, नहीं तो सो उतना मालूम नहीं। आप आएगा ही नहीं। जी, मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई बस 1 मंथ ही हुआ है। तो बिहार की स्थिति, बिहार के महिलाओं की स्थिति क्या है? आप तो कानून की पढ़ाई की है आपने, कानून की जो भी खबरें हैं क्राइम की, वो तो देखते सुनते ही होंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या है इस वक्त? अपराध कमे हैं पहले के मुकाबले, नहीं कमे हैं? एक्चुअल में मैं बिहार में रही नहीं हूँ ना। बिहार में रही नहीं। कहाँ रहे हैं? सिलीगुड़ी में ही रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है ना वो। तो मैं वही समझना चाहता हूँ आपसे, जी। ग्राउंड पे क्या स्थिति है? यहाँ का कहीं का भी बता दीजिए ना आप। महिलाओं की स्थिति मुझे लगता है कि देश के किसी भी प्रदेश में अच्छी है, खास करके अगर ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। नहीं लगता अच्छी है। अपराधों में कोई कमी नहीं आई। क्या ही बोलूँ। नहीं, आप क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं अमित जी आप? इनरोलमेंट तो मेरा 2009 का है, बीच में छोड़ दिए थे, फिर 2020 से कंटिन्यू। क्यों छोड़ दिया था आपने? मेरा अपना स्कूल है, स्कूल चलाते हैं। क्या स्थिति है अमित जी इस बार बिहार चुनाव में, क्या लग रहा है? फिर से एनडीए आएगा। एनडीए की सरकार आएगी इस बार? एकदम लोग के बीच भी आपस में यही चर्चा होती है कि एनडीए आ रही है इस बार। मास मत तो यही है एनडीए का वोट। क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों माहौल ऐसा बना है एनडीए के पक्ष में? डेवलपमेंट सही है, आम आदमी को क्या चाहिए? आने जाने का सही साधन चाहिए। आप आए हैं, आपको लगा है ना जाने जाने का साधन सही है, रोड अच्छा है, कम्युनिकेशन जब अच्छा होगा तो रोज़गार अपने आप बढ़ेगा। कोई ज़रूरी है सबको नौकरियाँ मिल जाए, आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। टोटो का भीड़ देखे होइएगा,
अगर रोड सही नहीं रहता तो टोटो का भीड़ तो उतना बढ़ता नहीं। अब पूरे बिहार में कहीं भी चले जाइए, रोड का कमो बेशी स्थिति और स्टेट से बेहतर ही है यार। पर स्वरोजगार की बात ठीक है अमित जी, पर जो लोग पढ़े लिखे युवा हैं, है ना, जिनको नौकरी की तलाश है, उनको नौकरी की व्यवस्था तो देनी होगी ना सरकार को। उसके लिए तो ईमानदार कोशिश करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी हैं उनको ईमानदार कोशिश करना पड़ेगा। सरकार तो आपको पकड़ के ले जाकर नौकरी देगी नहीं, और सारे लोगों को जो सरकार के हाथ में है, जो वैकेंसी है उसको फिलअप करे। जो परीक्षा, नौकरी की परीक्षाएं हो रही हैं वो पेपर लीक ना हो, ये सब तो सरकार के हाथ में ही है ना। पेपर लीक कोई बहुत बड़ा, उतना बड़ा मुद्दा नहीं, चूँकि पेपर लीक ऑल इंडिया में हर जगह होता है। वो बहुत बड़ा मुद्दा बहुत नहीं। बड़ा मुद्दा। उतना अमित जी, ये क्या बात कर रहे हैं आपकी? ये तो वही वाला लॉजिक हो गया कि बलात्कार चूंकि देश के हर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए बलात्कार वाला जो मामला है वो उतना बड़ा मामला नहीं है। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, बलात्कार अलग चीज़ है। लेकिन नौकरी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, उसी लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। सर आपने जो लॉजिक, सर एक मिनट, पेपर लीक जब होता है आपको पता है कि लोग जो छात्र होते हैं ना, किसी भी राजधानी में जा कर के, है ना, पटना में जा कर के पढ़ रहे होते हैं, कई बार जो है वो पटना से आगे भी चले जाते हैं, दिल्ली तक चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बरसों बरस तक पढ़ाई करते हैं। मेरा भी पढ़ाई कलकत्ता से ही 4x4 का एक कमरा होता है, 4x4 का कमरा होता है, बरसों बरस एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, खर्च होता है, और वो बहुत साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिताजी 6,000, 7,000, 8,000 की कमाई करते हैं, उसमें से कुछ पैसे काट करके जो है बच्चे को भेजते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके, नौकरी की तैयारी कर सके। अगर वो नौकरी कर लेगा तो उनके परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, ये स्थिति रहती है। और वो बच्चा, वो छात्र जब पूरे साल तैयारी करता है और जब वो परीक्षा में बैठता है, परीक्षा में बैठने के बाद उसको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक से फ़ायदा कितने लोगों को होता है? आप अगर सक्षम है, अगर पेपर लीक जब होता है तो आपको फ्री में तो कोई देगा नहीं, उसके लिए तो मोटा पैसा लेगा तब आपको देगा। क्वेश्चन तो आपको मोटा पैसा लिए के ना देगा, कोई पेपर लीक होगा। कितने लोग कैपेबल हैं जो उतना मोटा पैसा देकर तब वो पेपर खरीदेंगे, फिर प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देंगे? पर जो लोग साधारण परिवार से परसेंट आते हैं, 5 जो मेरिट बेसिस पे परीक्षा निकालना चाहते हैं, पर जो लोग हैं उनका क्या? निकलता है, उनका तो निकलता है। हमारे तो पर वो लोग तो प्रभावित हो गए ना। अमित जी, ये लॉजिक सही नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पेपर लाखों लाख रुपए दे करके लोग खरीद लेते हैं, ठीक बात है। लेकिन जो लोग साधारण परिवार से हैं, जिनके पास लाखों लाख रुपए धांधली करने के नहीं हैं, जो परीक्षा का पेपर नहीं खरीद पाएंगे, पेपर लीक होने से उनका भी परीक्षा रद्द हो गया। जवाब हम आपको दे रहे हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं। मेरे घर के ठीक बगल में एक बहुत गरीब मुस्लिम परिवार है, यानी अब तो गरीब नहीं रह गया, 2 साल में बहुत गरीब मुस्लिम परिवार था। उनकी लड़की यूपीएससी निकाली, उनके पास तो पैसा नहीं था कहीं से पेपर खरीदने के लिए या कहीं घूस देने के लिए। उनकी लड़की यूपीएससी निकाली और अभी किशनगंज में पोस्टेड है। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जिस साल उन्होंने यूपीएससी निकाला, उस साल किसी वजह से अगर यूपीएससी की परीक्षा रद्द हो जाती, अगर रद्द, पेपर लीक हो जाता, परीक्षा रद्द हो जाती, फिर क्या होता? फिर दोबारा अटैम्प्ट देती, ईमानदार कोशिश कर रही थी, फिर दोबारा देती। पर हर किसी के पास नहीं होता ना अमित जी, आपको इतना तो समझना देखिए, पड़ेगा। इतना- बिहार की गाँव की स्थिति तो आप जानते हैं ना अमित जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी। हाँ, सीतामढ़ी सीतामढ़ी के रहने वाले। गाँव की स्थिति तो पता है ना आपको अमित जी। मेरा गांव तो हमारे ऐसा ही है क्या? पेपर लीक हो जाने के बाद क्या बच्चे प्रभावित नहीं होते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद एडवोकेट, मैं 97 से हूँ। 97 से प्रैक्टिस कर। जी जी। ऐसी स्थिति होती है क्या? पेपर लीक होने के बाद जो साधारण परिवार से बच्चे जो आते हैं, जो कहीं दूसरी जगह जाकर जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने घर से पैसे ले रहे होते हैं, साल भर तैयारी करने के बाद परीक्षा में बैठने के बाद उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, उनकी साल भर की जो पढ़ाई होती है वो बर्बाद चली जाती है। एकदम बर्बाद चली जाती है, उसका पैसा भी बर्बाद हो जाता है, दोबारा उसको तैयारी करने के लिए पैसा के नहीं मिल पाता है, गरीबी के कारण। इसलिए बहुत दिक्कत है पेपर लीक होना गरीब बच्चे के लिए। जो जिस कोई भी हो, गरीब या धनी कोई भी हो, पेपर लीक कहीं से भी रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो एक आशा की किरण लेकर कर चलते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, टीचर्स, कुछ किसी भी में अगर उसका प्रिपरेशन हो और पेपर लीक हो जाए, धनी आदमी कोई 1 लाख या 2 लाख देकर कर लेता है, तो उससे वो अच्छी बात नहीं ना है।
ये सब के साथ समस्या हो जाएगा। सरकार कुछ कर रही है क्या? पेपर लीक की घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही है एक के बाद। सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। इस पर कानून भी आया है कि उसको इतने साल का सज़ा होगा, इतना दंड होगा। देखिए किसी भी और गलत तो एनी टाइम होता है, लेकिन उसको रोकना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट कैसे करेंगे? गलत को तो रोकना चाहिए। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आप सभी से सवाल पूछ रहा हूँ, सभी से सवाल पूछ रहा हूँ। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी तो सभी जो प्रत्याशी है वो एक के बाद एक उतरेंगे, है ना? सीटों की घोषणा भी होगी, हर पार्टी अपने स्तर पे उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है इस बार हवा किस तरफ बहने वाली है? इनका कहना है एनडीए की तरफ है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? राजीव कुमार श्रीवास्तव राजीव कुमार जी। किस तरफ हवा लग रही है? माहौल क्या है इस बार चुनाव का? माहौल तो एनडीए की तरफ। एनडीए का है। क्या नाम है आपका? नागेश्वर तिवारी। माहौल क्या है इस बार का? देखिए अभी तो यहाँ कांटे की टक्कर है बिहार में। अभी कोई नहीं कह सकता कि एनडीए की होगी या इंडिया की होगी। यहाँ टक्कर की है। क्योंकि प्रशांत कुमार आकर के त्रिकोणीय बना दिए हैं। प्रशांत किशोर का जिक्र आया है तो थोड़ा सा बैठ करके बतियाते। आइए जरा, प्रशांत किशोर का जिक्र आ गया। आइए आइए, प्रशांत किशोर का जिक्र आ गया। चलिए, आपको लगता है कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 96 से 96 96 से कर रहे हैं। हाँ हाँ तो प्रशांत किशोर के आने से लगता है कि मामला त्रिकोणीय हो गया है। अब जरा ये होगा। क्यों हो गया है त्रिकोणीय? ऐसा क्या कर दिया प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर एक अपने को ईमानदार छवि वाले बता रहे हैं। तो जहाँ वोट अगर एनडीए को काटेंगे वहाँ एनडीए को क्षति पहुँचाएंगे। जहाँ आरजेडी वाले इंडिया वाले को काटेंगे वोट, वहाँ उनको क्षति पहुँचाएंगे। लिए बहुत प्रभावित करेंगे चुनाव को 25 में। चारों तरफ से वोट काट रहे होंगे। चारों तरफ तो उतना जनाधार उनका नहीं है या संगठन उतना नहीं है। अगर कुछ सीटें भी अगर ले आते हैं, मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कुछ सीटें भी अगर ले आती है तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा। हंग असेंबली टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। हंग हो या किसी का खेल, दोनों आदमी का खेल खराब करने वाले हैं। इतना दोनों ही पार्टियों की जो खेल खराब होगा। दोनों पार्टियों को लॉस होगा उनके आने से। इस बार लग रहा है महागठबंधन की सरकार गठबंधन जीते। एकदम सरकार बनेगी। इसलिए गठबंधन की सरकार। जी, इसलिए कि ये 2 चक्के वाले को नहीं चलने वाला है, इसलिए लग रहा है महागठबंधन जीतेगी इस बार। तेजस्वी यादव अच्छे नेता लगते हैं आप? एकदम। पर तो आरोप लगते हैं कि 10वीं फेल है वो। नहीं, सब गलत है, गलत है। मोदी पर भी तो लगा था कि छठा पास है या फेल है, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये सब गलत बात है, अफवाह है, वैसे कोई बात नहीं है। इस बार लग रहा है तेजस्वी एकदम मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव एकदम बनेगा। क्या चीज़ें करेंगे अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं? उन्हीं का दिया देन है कि बहुत लोग जो भी नौकरी मिला है बेरोजगारों की, जब वो थे माने मुख्यमंत्री के साथ थे, उप मुख्यमंत्री, तब तो उन्होंने निकाले हुआ था ये बेरोजगारों की नौकरी दिया जाए। वही उसी पैटर्न पर आज चल रहा है। नीतीश कुमार निकाल रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ देन है, इसलिए लग रहा है पूरा देंगे वो। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है क्या? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है? एकदम काम तो अच्छा किया है, नीतीश कुमार ने काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार अच्छा काम। हाँ, काम तो किए हैं, कोई गलत नहीं है, काम किया है। लेकिन यही है कि आप चाहते हैं कि अब बदलाव आए? बदलाव आना चाहिए बस। 15 साल 20 साल हो गया, एक राज को नहीं होना चाहिए। हर 5 साल में बदलाव आना चाहिए, जिससे विकास होगा, हर तरफ विकास होगा। नीतीश कुमार, आप लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, विकास किया है, लेकिन चूंकि काफ़ी मर्तबा वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव आपका भी ये सोच? देखिए हम मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है मेरे समझ में, जहाँ तक है। क्योंकि जो माहौल था वो आज बच्चे या बच्चियाँ पढ़ने पोशाक योजना, साइकिल योजना को निकाल करके पढ़ने की प्रवृत्ति, लोगों की ललक जो है जगी है, वो नीतीश कुमार की देन है। लाइन की, बिजली की व्यवस्था या रोड की व्यवस्था जो है, केंद्र का भी उसमें योगदान है, लेकिन नीतीश कुमार का बहुत बड़ा उसमें रोल है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बहुत अच्छे मेरे समझ में, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छे हैं। बहुमत मिलना नहीं मिलना वो तो लोगों के हाथ में है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छे हैं। चलिए,
काफ़ी मिला जुला हुआ रिएक्शन यहाँ के वकीलों से हमने बात की। बगल में ही आपको जो है मोतिहारी कोर्ट का परिसर भी दिख जाएगा। यहाँ पे तमाम, आप कैमरा अगर पैन करेंगे दिखाएंगे तो तमाम वकीलों की यहाँ पर आपको मौजूदगी दिखेगी, तमाम वकीलों का आपको जमावड़ा दिखेगा। ये स्थिति यहाँ की इस वक्त की है। हमने इतिहास पर भी बात की, हमने वकीलों से जो है उनकी समस्या भी जानी समझी और चुनाव पर भी बात की। काफ़ी लोगों का कहना है कि एनडीए की सरकार इस बार दोबारा आनी चाहिए, लेकिन महागठबंधन को लेकर भी वैसा ही जोर है। एक व्यक्ति तो हमें ऐसे भी मिले जो प्रशांत किशोर की भी तारीफ़ कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि अब मामला जो है ज़रा त्रिकोणीय हो जाएगा। तो बिहार चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज पे बने हुए हैं। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी रिपोर्ट में। अभी के लिए फ़िलहाल शुक्रिया।